हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ERA फिजिक्स क्लासेज में। आज हम लोग बात करेंगे आभासी तथा वास्तविक गहराई में संबंध। आभासी और वास्तविक गहराई क्या है, इसको समझने के लिए आपको फिगर को ध्यान से समझना होगा। तो चलिए हम फिगर बनाते हैं। फिगर को ध्यान से समझिएगा। वास्तविक गहराई किसे कहते हैं और आभासी गहराई किसे कहते हैं। ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है। जब पानी भरा हुआ रहता है तो इसको हम लोग सघन माध्यम बोलते हैं। जब पानी भरा रहता है तो कौन सा माध्यम बोलते हैं? सघन माध्यम बोलते हैं। और मान लीजिए कि इस कंटेनर यानी कि जो वस्तु है जिसमें पानी भरा है, इसके तली पर कोई P बिंदु है और इस P बिंदु पर कोई सामान है। जैसे मान लेते हैं सिक्का है। ये सिक्का पानी के अंदर है और हमें ये देखना है कि सिक्का कितनी ऊंचाई तक उठती है। आप लोग अक्सर देखे होंगे कि जब कोई भी वस्तु पानी के अंदर होता है तो वो अक्सर उठी हुई प्रतीत होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वास्तविक गहराई होती है उस वास्तविक गहराई से थोड़ा सा ऊपर उठ करके जब सिक्का दिखाई देती है तो आभासी गहराई में होती है। तो आभासी गहराई कितना होगा, वास्तविक गहराई कितना होगा, उसी की बात हम लोग करेंगे। अक्सर आप लोग किसी मेले में जाते होंगे तो एक गेम देखते होंगे कि एक बाल्टी में पानी भरा हुआ रहता है और उस बाल्टी के अंदर कोई डिबिया रख दिया जाता है और कहा जाता है कि यदि 1 रुपया डालिएगा उस डिबिया के अंदर तो 2 रुपया मिलेगा। ऐसे बहुत सारे गेम मेले में अक्सर देखने को मिलता है। तो उसमें दिखाई क्या देता है? डब्बा ऊपर उठा हुआ लगता है। और हम लोग चालाकी के चक्कर में करते क्या है, बाल्टी के नजदीक से हम लोग सिक्का डालते हैं। चूंकि देखते हैं कि डब्बा उठा हुआ प्रतीत होता है और हम जैसे ही सिक्का उसमें डालते हैं इस लालच में कि सिक्का डबल हमें मिले, 2 रुपया अगर डालते हैं तो 4 रुपया मिल जाए और 5 का सिक्का डालते हैं तो 10 रुपया मिल जाए, वो चालाकी वहां पे फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो डब्बा होता है वो तो उठा हुआ है। एक्चुअल जो वास्तव में जिस बिंदु पर है उस बिंदु पर हम नहीं देख पाते हैं, हम ऊपर देखते हैं और उसके चक्कर में डालते हैं सिक्का तो सिक्का छोटी सी डिबिया में ना जाकर उस डिबिया की इधर उधर चली जाती है। जो खिलाने वाला गेम होता है वो आपको ठग लेता है। इसी प्रकार जो मछुआरा होता है, मछली पकड़ता है। हम लोग अगर मछली पकड़ने तालाब में जाएं या फिर किसी नहर में जाएं तो देखते हैं क्या तालाब में कि मछली ऊपर तैर रही है। एक्चुअल जो मछली होती है वो ऊपर होती नहीं है, वो तली में होती है और जैसे ही हम ऊपर हाथ लगाते हैं वो मछली भाग जाती है। यही हमको समझना है कि वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में अंतर क्या है। एक मछुआरा हमेशा इस चीज को समझता है कि जो मछली है वो तली में है इसलिए वो तली में हाथ लगाता है, लेकिन हम क्या समझते हैं, मछली ऊपर है और ऊपर ही हाथ लगाते हैं जिससे कि हम लोग मछली नहीं पकड़ पाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जो वास्तविक और आभासी गहराई में संबंध को दर्शाता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड ये वीडियो में पढ़ेंगे कि वास्तविक और आभासी गहराई है क्या। तो चलिए इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिए और इसी थ्योरी पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। उस न्यूमेरिकल को आप लोग भी बनाने की कोशिश करिएगा। तो हम बात करते हैं कि ये कोई बर्तन है जिसमें पानी पूरी तरह से भरी हुई है और इसके तली पर कोई बिंदु P है। इस P से प्रकाश जाती है, यानी कि इस P से प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है। इस P से प्रकाश कहां से कहां जा रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। मान लीजिए कि यहां पर इसको O बिंदु मान लेते हैं और O से N बिंदु पर जाती है। कहां पे जा रही है? N बिंदु पे जाती है और एक अभिलंब हम डाल देते हैं। ये अभिलंब N1 और N2 कर लेते हैं। क्या डाल लेते हैं? N1 और N2
ये N1 और N2 के द्वारा जो कोण बनता है आपतन कोण, वो I होता है। क्या बनता है? I कोण। और जैसे ही आप जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम से कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। तो ये अभिलंब से दूर भागती है, ये D की तरफ चली जाती है। किधर की ओर चली जाती है? D की तरफ चली जाती है। एक दूसरा प्रकाश जो होता है ये O से सीधे, ध्यान से समझिएगा, ये दूसरा प्रकाश जो है वो B से आती है O बिंदु पर, और O बिंदु पर आने के बाद उसी माध्यम में उसी कोण के साथ वापस लौट जाती है। तो इसको हम लोग Q बिंदु मान लेते हैं। और ये जो सतह है R और S है, इस सतह को हम मान लेते हैं, बाल्टी के सतह को, बर्तन की सतह को R और S। और आप जानते हैं R और S के बिंदु Q पर ये प्रकाश की किरण सीधे जाती है और वहां से टकरा करके पुनः वापस सघन माध्यम से विरल माध्यम में चली जाती है। तो ये अगर D का प्रकाश ये थोड़ा सा अगर पीछे बढ़ाते हैं तो ये P बिंदु पर मिलता है। किस बिंदु पर मिलता है? P बिंदु पर मिलता है। अब ये P बिंदु को हम लोग ध्यान से देखते हैं अपनी आंखों के द्वारा। ध्यान से ये समझिएगा, ये हम आंख बना दे रहे हैं। ये क्या है? आंख। आंख से हम क्या देख रहे हैं? पानी के अंदर इस O बिंदु पर किसी वस्तु को देख रहे हैं। पानी के अंदर इस O बिंदु पर किसी वस्तु को देख रहे हैं। वो वस्तु जो है वो O बिंदु पे न दिखाई दे करके वो P बिंदु पर दिखाई देती है। इस P बिंदु को ही आभासी हम बिंदु कह देते हैं और O बिंदु को हम वास्तविक बिंदु कह देते हैं। एक्चुअल जो वस्तु O बिंदु पर है वो थोड़ी सी उठी हुई प्रतीत होती है। मान लिया कि वो x जो है x मीटर ऊंची हुई है, x सेंटीमीटर ऊंची हुई है, तो O बिंदु को वास्तविक गहराई कह देते हैं और P बिंदु को हम लोग आभासी गहराई कह देते हैं। जैसे हम किसी भी वस्तु को पानी में डूबी हुई है और उसको अपनी आंखों से देखते हैं तो ध्यान से समझिएगा, जब हम किसी वस्तु को O बिंदु पर देखते हैं अपनी आंखों से तो वो O बिंदु पे ना दिखाई दे करके P बिंदु पर दिखाई देती है। और ये जो बिंदु होता है P बिंदु को हम लोग बोलते हैं आभासी बिंदु और O बिंदु को बोलते हैं वास्तविक बिंदु। अपनी आंखों से देखते हैं तो O बिंदु पर जो वस्तु है वो वस्तु वास्तव में O बिंदु पर नहीं दिखाई देती है, P बिंदु पर दिखाई देती है। आज हम लोग इसी x का मान निकालेंगे कि कोई वस्तु पानी में डूबी हुई होती है तो कितना ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होता है। और इसी सिद्धांत पे यदि आप इसको ढंग से पढ़िएगा तो आप अगर तालाब में मछली भी पकड़ने जाते हैं तो आपको आराम से मछली मिल जाएगी। तो चलिए इस थ्योरी की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। प्रकाश का अपवर्तन जल से वायु में हो रहा है। प्रकाश का अपवर्तन जल से वायु में हो रहा है। ध्यान से समझिए, प्रकाश का अपवर्तन कहां से कहां हो रहा है? जल से वायु में हो रहा है, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में हो रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? WNA इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R। ध्यान से समझिएगा, WNA का मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हवा का अपवर्तनांक है वो जल के अपेक्षा
कितना है साइन आई बाई साइन आर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन, क्या लिखेंगे साइन कोण ओ एन ए ON2, ध्यान से समझिएगा, साइन एंगल ON2 जो है आई एंगल है और ये अपवर्तन कोण R है, तो R को हम लिखेंगे क्या साइन एंगल N1 ND, क्या लिखेंगे N1 ND। तो इस तरह से ये हमारा कोण हो गया I और R को हम लिख सकते हैं। यहां पर ध्यान से समझिएगा, परंतु OB, ये O और B, परंतु OB और N1 N2, OB और N1 N2, इसको इक्वेशन OB और N1 N2 आप देख सकते हैं कि दोनों क्या है समानांतर है, लिखेंगे समानांतर है, परंतु OB और N1 N2 समानांतर है तो इनको रेखा PD काटती है, तो इनको रेखा PD काटती है। इनको रेखा कौन काटती है, ये जो P और D किसको काट रही है, इससे दोनों समानांतर रेखाओं को काट रही है। ये PD जो है, ये PD जो रेखाएं हैं, इस समानांतर रेखाएं OB को भी काट रहा है P बिंदु पर और N बिंदु पर N1 N2 को काटती है। तो हम लिखेंगे क्या एंगल, ध्यान से समझिएगा, एंगल QPN, एंगल QPN, एंगल QPN, ये जो एंगल है एंगल N1 ND, एंगल N1 ND बराबर हो जाएगा, क्यों हम लिख सकते हैं संगत कोण। संगत कोण, संगत कोण किसे कहते हैं, जब दो पैरेलल रेखाओं के बीच में यदि कोई रेखा तीसरी काटती है तो उस दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसी को हम लोग संगत कोण कह देते हैं। तो ये संगत कोण है, यदि R ये है तो ये भी R हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या QPN इज इक्वल टू DNN1, ये हम लिख सकते हैं, तथा करेंगे क्या, चूंकि OB और N1 N2 समानांतर है, तो चूंकि OB और N1 N2 समानांतर है, तो चूंकि OB और N1 N2 समानांतर है तो इनको रेखा ON, इनको रेखा ON काटती है। ध्यान से समझिएगा, ये OB और N1 N2 जब दोनों एक दूसरे के समानांतर है तो ON जो है इस रेखाओं को काटती है, तो ये एंगल I जो है इस एंगल के बराबर हो जाएगा। किस एंगल के कारण, हम इसको कहेंगे एकांतर खंड के कोण। तो हम लिखेंगे क्या एंगल ONN2 इज इक्वल टू एंगल QON। तो इस तरह से ये एकांतर खंड के कोण है, एकांतर खंड के कोण। जब ये दोनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं ONN2 के जगह पर एंगल QON, इसको इक्वेशन 1 करते हैं। अतः समीकरण 1 से
अतः समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, WNA इज इक्वल टू साइन एंगल ONN2 के जगह पर हम लिखेंगे एंगल QON बाई साइन एंगल N1NND के जगह पर हम लिखेंगे QPN। क्या लिखेंगे, QPN। और जानते हैं कि जब QNO और QPN ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर है। जब सिमिलर होंगे तो इनकी भुजाएं और यानी कि फर्स्ट ट्रायंगल का पहले त्रिभुज का जो लंब होगा दूसरे त्रिभुज के लंब के अनुपात में हो जाएंगे और दूसरे त्रिभुज के जो कर्ण होंगे वो पहले त्रिभुज के कर्ण के अनुपात में हो जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, QN बाई ON, एंगल QON का हम लिख सकते हैं QN बाई, हम क्या लिख सकते हैं ON, यानी कि लंब बाई कर्ण। दूसरे त्रिभुज के लिए भी लिख सकते हैं QN बाई, हम लिख सकते हैं PN। क्या लिख सकते हैं, PN। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसको हम लिख सकते हैं, ये QN कट जाएगा तो हम लिखेंगे क्या, PN बाई ON। क्या लिखेंगे, ये PN ऊपर जाएगा और ON नीचे आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं PN बाई ON। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ANW इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई, हम लिखेंगे क्या, WNA, और 1 बाई हम PN बाई ON कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, WNA को अगर हम ANW लिखेंगे तो ये 1 बाई WNA हो जाएगा। हम लोग उत्क्रमणीयता का सिद्धांत पढ़े हैं, शायद ये नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए हम ऊपर लिखेंगे, तो ऊपर लिखने से पहले आप क्या करिए, इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद हम लोग इसकी थोड़ा सा और थ्योरी बचा हुआ है, हम उसको समझाएंगे ऊपर। ध्यान से समझ लीजिए, कुछ नहीं किए हैं, QON और QPN दोनों त्रिभुज जो है वो सिमिलर है, समरूप है। समरूप होते हैं कैसे, तो ये जो साइड है QN दोनों में समान है और ये एंगल भी दोनों में कॉमन है। जब एक साइड और एक कोण बराबर है, और दूसरा चीज की ये आप देख रहे हैं कि O भी दोनों में कॉमन है, तो इस तरह से कहेंगे कि ये त्रिभुज जो है वो सिमिलर है। और सिमिलर होंगे नहीं का मतलब, इस दोनों त्रिभुज के जो साइड होंगे वो साइड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वही हम किए, QON को QN बाई ON किए हैं, बाई QPN को QN बाई PN किए हैं, इज इक्वल टू QN कटा तो PN बाई ON। चलिए इसके आगे हम पढ़ाएंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हम इसे मिटाएंगे। ध्यान से समझिएगा, WNA जो है उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से हम इसको लिख सकते हैं ANW। जब इसको पलटेंगे तो ये भी तो पलट जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ON बाई PN। क्या लिख सकते हैं, ON बाई PN। उत्क्रमणीयता के सिद्धांत हम लोग पढ़े हैं। उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से अब हम लोग क्या करेंगे, हम जब ऊपर आंख से देखते हैं, जब हम ऊपर आंख से देखते हैं
तो प्रकाश की किरण Q और N दोनों एक साथ हमारी आंखों पर आती है, तो ऐसा लगता है कि N बिंदु जो है Q के बहुत ही नजदीक है। N बिंदु क्या है? Q के बहुत ही नजदीक है। ध्यान से समझिएगा, ये जो ANW है, ANW को PNON/PN लिखेंगे, क्यों? क्योंकि उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। और जब हम अपनी आंखों से किसी वस्तु को देखते हैं जो पानी में डूबी हुई होती है, तो Q बिंदु यानी कि जो सीधी जो प्रकाश जाती है उसके आसपास जो भी बिंदु होती है वो हमारी आंखों पर आती है। तो हम कहेंगे क्या कि जो N बिंदु है वो Q बिंदु के बहुत ही नजदीक है। तो हम लिखेंगे क्या? आंख में केवल वे ही किरणें प्रवेश करती है, आंख में केवल वही किरणें, केवल वही किरणें प्रवेश करती है केवल वही किरणें प्रवेश करती है जो Q के पास वाले क्षेत्र में आपतित होती है। जो इस Q के पास आपतित, Q के पास आपतित होती है, Q के पास वाले, Q के पास वाले क्षेत्र में आपतित होती है। अतः हम करेंगे क्या? N बिंदु Q के बहुत ही समीप होगा, अतः N बिंदु Q के बहुत ही समीप होगा। जब समीप हो जाएगा तो हम लिखेंगे क्या? ON को क्या लिख सकते हैं? ON लगभग इक्वल हो जाएगा OQ के, और PN जो होगा वो लगभग हो जाएगा PQ के। अतः हम करेंगे क्या? ANW इज इक्वल टू ON के जगह पर हम लिखेंगे OQ और PN के जगह पर हम लिखेंगे PQ। ध्यान से समझिएगा, ANW इज इक्वल टू OQ। OQ जो है ये वास्तविक गहराई है। OQ क्या है? वास्तविक गहराई। और PQ जो है, PQ आभासी गहराई है। इस तरह से हम ये समीकरण को लिख सकते हैं, दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो गया। अब इसको और डिटेल की बात करते हैं। वस्तु की स्थिति में आभासी विस्थापन की बात करें, वस्तु की स्थिति में आभासी विस्थापन, आभासी विस्थापन कितना है? x है। क्या है? x है। x को हम क्या लिख सकते हैं? OQ में से हम PQ घटा लेते हैं। x बराबर क्या लिखेंगे? OQ में से PQ को घटा लेंगे, और इसमें से अगर हम OQ कॉमन लेते हैं तो हमारा O1 माइनस PQ बाई क्या हो जाएगा? OQ। PQ बाई क्या हम कर लेते हैं? OQ। या हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू हम OQ
इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं ओ क्यू इंटू 1 माइनस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई, ये हम लिख सकते हैं ओ क्यू बाई पी क्यू। क्या लिख सकते हैं? ओ क्यू इंटू 1 माइनस, इसको हम 1 बाई में लिख देते हैं 1 बाई ओ क्यू बाई पी क्यू, और इसको हम मिटा करके लिखेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा। x इज इक्वल टू ओ क्यू, ओ क्यू देखिए वास्तविक गहराई है, मान लिया कि वास्तविक गहराई h है, मान लिया कि वास्तविक गहराई क्या है, h है, और h इंटू 1 माइनस 1 बाई, और ओ क्यू बाई पी क्यू के जगह पर हम ओ क्यू बाई पी क्यू के जगह पर ए एन डब्ल्यू लिखेंगे, ए एन डब्ल्यू, ये आपका वास्तविक, ये आपका विस्थापन हो गया। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एच इंटू 1 माइनस 1 बाई एन। तो इस तरह से यदि किसी भी बर्तन का गहराई मालूम हो और उस बर्तन में जो द्रव है उस द्रव का अपवर्तनांक मालूम हो, तो हम जितना आभासी विस्थापन होगा हम उस आभासी विस्थापन का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो कुछ स्पेशल नोट की बात करते हैं। इस नोट में को आप लोग को ध्यान से समझना है। समझने के लिए पहले इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नोट और न्यूमेरिकल की बात करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो एक नोट की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट में ध्यान से समझिएगा। यदि किसी बर्तन में दो अमिश्रणीय, यदि किसी बर्तन में दो अमिश्रणीय द्रव बर्तन की H1 तथा H2 गहराई तक भरे हो, H1 तथा H2 गहराई तक भरे हो तथा इनके निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः N1 तथा N2 हो, तब कोई वस्तु बर्तन की पेंदी में रखी हो तो, और कोई वस्तु बर्तन की पेंदी में रखी हो, तब उसकी आभासी गहराई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं H1 बाई N1 प्लस H2 बाई N2। ध्यान से समझिएगा, ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में
एक में द्रव भरा हुआ है जिसमें हम कह सकते हैं जल, एक में जल भरा है और एक में ऑयल भरा हुआ है। मीन्स फर्स्ट जो है वो जल है और जल के ऊपर क्या है, ऑयल है, और इसकी गहराई हमारा H1 है और इसकी गहराई H2 है। इसको हम H1 और इसको हम H2 और इसको N1 अपवर्तनांक कहेंगे, इसको N2। तो उस कंडीशन में यदि कोई वस्तु इस बिंदु पर, O बिंदु पर कोई वस्तु रखी है, तो इस वस्तु की गहराई क्या होगी, मीन्स आभासी गहराई का मान कितना होगा। इस आभासी गहराई को ज्ञात करने के लिए H1/N1 प्लस H2/N1 करेंगे। यदि सपोज दैट ये दो लिक्विड है, एक जल और दूसरा तेल है, अगर मान लीजिए 2 से अधिक हो, 3, 4 अगर इस तरह से पदार्थ हो, तो उस स्थिति में हम आगे बढ़ाते जाएंगे H1/N1 प्लस H2/N2 प्लस H3/N3। इस तरह से हम आगे भी कर सकते हैं आभासी गहराई निकालने के लिए। तो इस तरह से ये नोट स्पेशल है, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं एक न्यूमेरिकल का, उस न्यूमेरिकल को आप भी बनाने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कि सबसे पहले कौन बच्चा कमेंट कर रहा है। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए न्यूमेरिकल बनाने के लिए। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक तालाब में 1.3 एक तालाब में 1.3 अपवर्तनांक, एक तालाब में 1.3 अपवर्तनांक का द्रव भरा है तथा इसकी तली में रखी वस्तु की आभासी गहराई 7.7 सेमी है। 7.7 सेमी है। तालाब में द्रव की वास्तविक गहराई क्या है। ये न्यूमेरिकल आप लोग भी बनाइए, बनाकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कितना आप लोग का आंसर आया है। जिसको नहीं आ रहा है वो कृपया कर ध्यान से इस वीडियो को देखें कि किस तरह से न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं। चलिए हम एक बार न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़िए और जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू को सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं। एक तालाब में 1.3 अपवर्तनांक का द्रव भरा है तथा इसकी तली में रखी वस्तु की आभासी गहराई 7.7 सेंटीमीटर है। तालाब में द्रव की वास्तविक गहराई क्या है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, अपवर्तनांक दिया है तो n = लिखते हैं 1.3। फिर क्या दिया है, इसकी तली में रखी वस्तु की आभासी गहराई दिया है, लिखेंगे आभासी गहराई = 7.7 सेंटीमीटर। पूछ रहा है क्या, वास्तविक गहराई। तो हम वास्तविक गहराई लिख करके क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। और हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े हैं, चूंकि n = वास्तविक गहराई बटा में हम लोग पढ़े आभासी गहराई। वास्तविक गहराई बटा में आभासी गहराई। तो यदि हमें निकालना क्या है वास्तविक गहराई, तो हम नहीं लिख सकते हैं वास्तविक गहराई बराबर n गुणे क्या कर सकते हैं, आभासी गहराई। तो इस तरह से हम करेंगे क्या, n के जगह पर 1.3 और आभासी गहराई के जगह पर
7.7। इसको गुणा करते हैं, ये 10.01 ये सेंटीमीटर हो जाएगा। 10.01 आपको दिखाई दे रहा होगा, 10.01। इस तरह से जब गुणा करिएगा तो ये आपका सेंटीमीटर वास्तविक गहराई हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल बन गया। इस न्यूमेरिकल को जो लोग भी बनाया बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड न्यूमेरिकल बनाएंगे। सेकेंड न्यूमेरिकल बनाने से पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो हम लोग अब सेकेंड न्यूमेरिकल की बात करेंगे। सेकेंड न्यूमेरिकल बनाइएगा आप भी, किस तरह से न्यूमेरिकल बनता है इसको मिटा रहे हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल बहुत ही डिफरेंट है, और इस डिफरेंट क्वेश्चन को किस तरह से बनाते हैं उसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझिएगा। एक टैंक की तली में एक टैंक की तली में 1.6 अपवर्तनांक 1.6 अपवर्तनांक वाले कांच का 8 सेमी मोटाई का 8 सेमी मोटाई का गुटका रखा है। गुटका लकड़ी का टुकड़ा होता है। इसके ऊपर 4.5 सेमी तक, इसके ऊपर 4.5 सेमी ऊंचाई तक 4.5 सेमी ऊंचाई तक 1.5 अपवर्तनांक का 1.5 अपवर्तनांक का द्रव भरा है। तथा इसके ऊपर 4/3 अपवर्तनांक की इसके ऊपर 4/3 अपवर्तनांक की जल की 6 सेमी सतह तैर रही है। टैंक की तली पर बने चिन्ह को चिन्ह को एक प्रेक्षक ऊपर से देख रहा है। एक प्रेक्षक ऊपर से देख रहा है। इसकी आभासी स्थिति क्या होगी?
ध्यान से इस न्यूमेरिकल को समझिएगा। मान लिया कि कोई बर्तन है, इस तरह से बर्तन है और इसमें 3 भाग हैं। ये 3 भाग हैं, इसमें कुछ द्रव अलग भरा हुआ है, इसमें कुछ द्रव अलग भरा है, इसमें कुछ द्रव अलग भरा है। तो कह रहा है कि एक टैंक की तली में 1.6 अपर्तनांक वाले कांच को 8 सेमी मोटाई की गुटका रखा है। तो हम लिखेंगे क्या, तली तो ये हो गया, मान लिया कि ओ पॉइंट पर कोई बिंदु है जिसका अपर्तनांक दिया है 1.6 और इसकी मोटाई दिया 8 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि इसके ऊपर 4.5, ये 4.5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई दिया है और इसका दिया अपर्तनांक 1.5। फिर कह रहा है क्या कि तथा इसके ऊपर 4/3 अपर्तनांक, तो इसको लिखेंगे 4/3 अपर्तनांक और इसकी ऊंचाई दिया है 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका 3 कंटेनर हो गया, 3 लिक्विड हो गया। हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि H1 = 8 सेंटीमीटर, N1 = 1.6, H2 दिया है 4.5 सेंटीमीटर, N2 दिया है 1.5, H3 दिया है आपका 6 सेंटीमीटर और दिया है क्या, N3 = 4/3। और हम जानते हैं आभासी गहराई निकालने के लिए H' H1/N1 प्लस H2/N2 और प्लस क्या करते हैं H3/N3 और सबका मान रखते हैं। H1 के जगह पर 6 और N1 के जगह पर हम रखते हैं, H1 के जगह पर 8 है तो 8 रखेंगे, N1 के जगह पर 1.5 प्लस H2 के जगह पर 4.5 बटा में N2 के जगह पर हम 1.5 प्लस H3 के जगह पर 6/N3 के जगह पे 4/3। इसको कैलकुलेशन करिए तो पॉइंट काटेंगे तो ये 80 आएगा, 16×5 80, ये कटेगा 15×3 45, इसको करते हैं तो हम लिखेंगे क्या 5 प्लस इसको करते हैं 3 प्लस और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 4.5। तो इसको आप जोड़िए तो 5 3 8 और 4 12.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से मान लिया कि कोई बिंदु O पर है तो यहाँ पर बिंदु दिखाई देगा, ध्यान से समझिएगा, इस बिंदु पर दिखाएगा, यानी कि आभासी गहराई ये है। तो दोनों के बीच ऊंचाई क्या होगी, इसके बीच में इसकी कर आभासी स्थिति क्या होगी। तो हम तो निकाल दिए कि यहाँ से यहाँ पर कोई वस्तु अगर O बिंदु पे है, अगर ऊपर से हम प्रेक्षक देख रहा है तो दिखाई देगा। मान लेते हैं ये O बिंदु है तो P बिंदु पर दिखेगा। तो O से P बिंदु के बीच की दूरी क्या है, इसकी दूरी ज्ञात करने के लिए इस कुल दूरी में से इसकी दूरी घटा देते हैं, यानी कि हम लिखेंगे क्या x = वास्तविक गहराई माइनस आभासी गहराई, वास्तविक गहराई माइनस आभासी गहराई = हम करते क्या है, वास्तविक गहराई के जगह पर हम लिख लेते हैं ये 8 6 14 4 18.5 और माइनस आभासी गहराई के जगह पर 12.5। तो इस तरह से 6 जो सेंटीमीटर है ये 6 सेंटीमीटर ये P की स्थिति होगी, यानी कि इसकी आभासी स्थिति होगी। ये आपका आभासी स्थिति है, आभासी गहराई है और ये वास्तविक गहराई है। अगर हमें आभासी स्थिति ज्ञात करना हो तो x निकालना है, तो x निकालने के लिए ये करते हैं। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग
2-3 टॉपिक की बात करेंगे जिसमें प्रकाश के अपवर्तन की कुछ व्यवहारिक उदाहरण की बात हम लोग करेंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं। इस घटनाएं को सिर्फ समझना है, एग्जाम में आता नहीं है लेकिन समझना है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि ये किसके कारण ऐसा होता है, तो ध्यान से समझिए। हेडिंग में हम लिखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के व्यवहारिक उदाहरण। प्रकाश के अपवर्तन के व्यवहारिक उदाहरण। सबसे फर्स्ट की बात करते हैं। सीधी छड़ी जल में मुड़ी हुई दिखाई देती है। सीधी छड़ी जल में मुड़ी हुई दिखाई देती है। बताइए किसके कारण? तो लिखेंगे क्या? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूसरा क्वेश्चन पूछता है क्या? सूर्य तथा तारे अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचे दिखाई देते हैं। सूर्य तथा तारे अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचे दिखाई देते हैं। कुछ ऊंचे दिखाई देते हैं तो बोलेंगे क्या? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। फिर यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रात्रि में तारों का टिमटिमाना, रात्रि में तारों का टिमटिमाना, तो आंसर क्या देंगे? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए, इसको आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इस तीनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही छोटे से ब्रीफली में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो ध्यान से समझिएगा। सीधी छड़ जल में मुड़ी हुई दिखाई देती है। आप अगर देखिएगा कि कोई पारदर्शी ग्लास लीजिए, जैसे शीशा का ग्लास, और उसमें पानी भर दीजिए और कोई भी पेंसिल का टुकड़ा, पेंसिल डाल दीजिए या ये पेन डाल दीजिए, तो आपको बाहर से देखिएगा तो मुड़ा हुआ दिखाई देता है। या कोई नींबू डाल दीजिए पानी में तो वो मोटा या चिपटा हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों दिखाई देता है? तो हम कहेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही कोई भी छड़ी अगर पानी में डूबा हुआ है तो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। सेकंड क्वेश्चन है, सूर्य तथा तारे अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचे उठे हुए प्रतीत होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन
बार बार जब सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पे आती है तो इसके माध्यम में बहुत सारे कण, बहुत सारे माध्यम होते हैं जो प्रकाश के बार बार अपवर्तन होता है, जिसके वजह से जो सूर्य की वास्तविक स्थिति होती है वो वास्तविक स्थिति पे न हो करके वो आभासी स्थिति पे दिखाई देती है, जिसको हम कह सकते हैं ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है कि रात्रि में तारे का टिमटिमाना। तो आपको बताना चाहेंगे कि जब तारे से प्रकाश पृथ्वी पे आती है तो उसके मध्य बहुत सारे माध्यम होते हैं, बहुत सारे मंडल होते हैं, उस मंडलों में बहुत सारे धूल कण और तापमान होता है। जब प्रकाश इन धूल कणों और तापमान से अलग अलग मंडलों में गुजरती है तो प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता है। इस बार बार प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए और इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर इसी तरह से नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।